ऐसे जिन्हों ने उसको ही खत्म कर दिया जिसने उसका ये सिस्टम बनाया था। जापान की सिचुएशन हर दिन डेंजरस होती जा रही थी क्योंकि टोक्यो के बीचों बीच एक एस रैंक गेट अपीयर हो चुका था और प्रॉब्लम ये थी कि जेजू आइलैंड रेड के बाद जापान ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर्स खो दिए थे। इसी वजह से उनकी पूरी हंटर एसोसिएशन पैनिक मोड में थी। सबसे बड़ा गिल्ड ब्लेड गिल्ड भी अब वीक पड़ चुका था क्योंकि उनका लीडर गोटो ryuji और कई एस रैंक हंटर्स मर चुके थे। अब बाकी गिल्ड्स भी उनकी वीकनेस का फायदा उठाना चाहते थे। गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही थी, चेयरमैन को भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मीटिंग में थॉमस आंद्रे जैसे फॉरेन हंटर्स को हायर करने की बात होती है, लेकिन उनकी फीस और ग्लोबल गेट क्राइसिस की वजह से ये ऑप्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तभी ब्लेड गिल्ड एक नेम सजेस्ट करता है, यूरी ऑरलोव, एक ऐसा सपोर्ट हंटर जो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर यूजर्स में से एक माना जाता है। दूसरी तरफ जिन्हो अपनी ग्रोथ कंटिन्यू कर रहा होता है और उसका लेवल 102 के और भी करीब पहुंच रहा होता है। इसी बीच चायन उससे मिलने आती है और काफी नर्वस लग रही होती है। वो जिन्हो को मिनब्योंगू का लास्ट मैसेज बताती है। जेजू आइलैंड पर जब जिन्हो ने उसकी शेडो एक्सट्रैक्ट की थी तब मिनब्योंगू ने एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फील किया था। उसने बताया कि उसे लगा जैसे वो एंडलेस डार्कनेस से बाहर निकाला गया हो। और सबसे शॉकिंग बात, शेडो सोल्जर बनने के बाद भी वो खुश था। उसने कहा कि जिन्हो की पावर जितनी अमेजिंग है उतनी ही टेरिफाइंग भी है। ये सुनकर जिन्हो भी सोच में पड़ जाता है। बाद में जिन्हो अपनी शेडोज के थ्रू सब पर नजर रखता है और तब उसे पता चलता है कि बेरू टीवी सीरियल्स देख रहा है। एंड नाउ वी नो कि बेरू की पर्सनैलिटी इतनी फनी क्यों है। लेकिन फिर जिन्हो गलती से चायन को भी शेडो कनेक्शन से देख लेता है और सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है। अब वापस जापान की तरफ यूरी ऑरलोव फाइनली ब्लेड गिल्ड से मिलता है और बंदे का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल। वो उनके प्लान्स की बुराई करता है, उनके हंटर्स को वीक बोलता है और फिर अपनी प्राइस भी बताता है, $10 मिलियन पर डे। मतलब अगर एक साल तक बैरियर मेंटेन करना है तो लगभग $3.6 बिलियन देने पड़ेंगे। सब लोग शॉक में चले जाते हैं, लेकिन यूरी तुरंत अपनी बैरियर मैजिक दिखाता है और उसकी पावर देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब जापान के पास सिर्फ दो चॉइसेस थी, या तो पैसे दो या फिर डंजन ब्रेक का वेट करो। जापान में एस रैंक गेट का क्राइसिस और भी सीरियस हो चुका था और इसी बीच यूरी ऑरलोव अपनी फीस बताता है, $10 मिलियन पर डे। मतलब एक साल के लिए उसकी प्रोटेक्शन चाहिए तो लगभग $3.6 बिलियन देने पड़ेंगे। सब लोग शॉक में चले जाते हैं, लेकिन यूरी प्रूव करना चाहता है कि वो इतना पैसा डिजर्व करता है। इसलिए वो जापान के दो एलीट एस रैंक हंटर्स को अपने बैरियर मैजिक में ट्रैप कर देता है और उन्हें आसानी से इमोबिलाइज करके दिखा देता है। ये सब देख के अब ऑफिशियल्स के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ जिन्हो की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने का टाइम आ गया था। सिस्टम फाइनली उसे उस हिडन गेट की लोकेशन रिवील करता है और शॉकिंगली ये गेट एक स्कूल के पास ओपन हुआ होता है। जब जिन्हो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि गेट 3 दिन से ओपन है। एसोसिएशन के एजेंट्स बोलते भी हैं ये सिर्फ सी रैंक गेट है, लेकिन जिन्हो इंस्टेंटली समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत है। और सबसे डेंजरस बात, एक स्ट्राइक स्क्वाड ऑलरेडी अंदर जा चुकी होती है। जिन्हो सीधा बोलता है, अंदर वालों को बाहर बुलाओ और मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर एंटर करते ही जिन्हो करेज गिल्ड के हंटर्स को देखता है जो एक जायंट मैजिकल डोर खोलने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो डोर ब्रेक ही नहीं होता। तब जिन्हो उन्हें वार्न करता है कि ये कोई नॉर्मल डोर नहीं है बल्कि एक डेडली ट्रैप है। जब हंटर्स की बात नहीं मानते तब जिन्हो रिवील करता है कि वो वही हंटर है जो पहले डबल डंजन से जिंदा वापस आया था। और फिर वो सिस्टम से मिली स्पेशल की निकालता है, एक की जो सिर्फ उसके पास होती है। वो उस की का यूज करता है उस मैसिव डोर को खोलने के लिए और डोर खुलते ही एक हंटर संगजिनो को अपना ईगो दिखाकर अंदर घुसने की कोशिश करता है और नेक्स्ट सेकंड एक जायंट स्वॉर्ड बिल्डिंग बीस्ट अचानक अपीयर होता है और सीधा उस हंटर को मारने के लिए अटैक करता है। लास्ट सेकंड पर जिन्हो उसकी जान बचा लेता है। फिर वो सबको फोर्स करता है कि तुरंत डंजन से बाहर निकलो और एसोसिएशन को रिपोर्ट करो। अब जिन्हो अकेला अंदर जाता है और जैसे ही वो टेंपल में एंटर करता है पीछे के डोर्स ऑटोमेटिकली सील हो जाते हैं। ब्लू फ्लेम्स जलने लगती है, वॉल्स पर जायंट स्टैचूज दिखते हैं और सामने वही गॉड स्टैचू होता है जिसने उसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर दी थी। तब जिन्हो ध्यान से ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि ये स्टैचूज एक्चुअली लिविंग क्रिएचर्स नहीं, ये सिर्फ पपेट्स हैं। तब उसकी नजर पड़ती है एक विंग्ड स्टैचू पर जो पूरे रूम में अकेला माना एमिट कर रहा होता है। जिन्हो सीधा उसके पास जाता है और आंसर्स डिमांड करता है और फिर स्टैचू के फेस पर एक क्रीपी स्माइल आती है और वो बोलता है, तुम फाइनली यहाँ तक पहुंच ही गए। तो यूरी ऑरलोव रशिया से जापान पहुंच चुका था और एयरपोर्ट पे मीडिया ने उससे कई सारे सवाल पूछे कि वो कैसे उस डंजन को रोकेगा। यूरी सिंपल बताता है कि वो बैरियर बनाना जानता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने आसपास के माना को एब्जॉर्ब करके भी बैरियर को क्रिएट कर सकता है। सो एज लॉन्ग एज उस तक माना की सप्लाई रही तो वो अपना बैरियर कंटिन्यूअसली एक्टिव करके रख सकता है और इसी तरह वो डंजन ब्रेक होने से भी रोकेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन गोगुनी तक पहुंचती है एंड देन सडनली वुजिन चुल पे एक न्यूज आती है, जिस स्कूल में ऑक्स का अटैक हुआ था उस स्कूल में एक डबल डंजन खुल चुका है और करंटली संगजिन उस डबल डंजन में है। सीन शिफ्ट होता है डबल डंजन के अंदर। एंटर करने के बाद जिन्हो
फाइनली उस जगह पहुंच चुका था जहां से उसकी पूरी जर्नी शुरू हुई थी। और तभी सेंटर में खड़ा जाइंट विंग स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही कमिटमेंट्स वाली स्टोन टैबलेट्स टूट जाती हैं। ये सिग्नल था कि जिन्वू का फाइनल टेस्ट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। विंग स्टैचू जिन्वू को बताता है कि ये एक लेस ऑफ जजमेंट है और अगर वो इस टेस्ट को सरवाइव कर गया तो उसे फाइनली उसकी पावर्स और सिस्टम के पीछे का सच पता चल जाएगा। लेकिन टेस्ट इतना इजी नहीं था। सिस्टम तुरंत जिन्वू पर डेंजरस रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। उसकी सारी क्लास स्किल्स सील हो जाती हैं। इन्वेंट्री बैंड, पोशंस बैंड, लेवल अप रिकवरी बैंड और कैस्ट रिवॉर्ड्स भी डिसेबल। यहाँ तक कि वो अपनी आर्मी भी यूज नहीं कर सकता। मतलब जिस सिस्टम ने उसे इतना पावरफुल बनाया था, अब वही सिस्टम उसे कम्प्लीटली अकेला छोड़ चुका है। अब जिन्वू के पास सिर्फ एक चीज बची थी, उसकी रॉ स्ट्रेंथ और बैटल एक्सपीरियंस। और फिर शुरू होती है स्टैचू के खिलाफ ब्रूटल फाइट। जायंट स्टोन वॉरियर्स हर डायरेक्शन से अटैक करते हैं, लेकिन जिन्वू बिना डरे उनके बीच घुस जाता है। एक पॉइंट पर तो वो एक जायंट स्वॉर्ड को अपने बेयर हैंड से पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। फिर उसी ब्रोकन स्वॉर्ड के पीसेस को प्रोजेक्टाइल की तरह यूज करके दूसरे स्टैचूज को डिस्ट्रॉय करता है। कभी डैगर्स, कभी पंचेस और कभी प्योर ब्रूट फोर्स से। वो एक एक करके स्टैचूज को डिसमेंटल करता चला जाता है। विंग स्टैचू ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो एडमिट करता है कि जिन्वू एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। तभी पूरे डंजन में रंबलिंग स्टार्ट हो जाती है। हैवी फुटस्टेप्स की आवाज गूंजती है और जिन्वू इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये आवाज किसकी है। डार्कनेस से धीरे धीरे एक जायंट फिगर सामने आता है। रियल ग्लोइंग आईज, क्रीपी स्माइल और वही टेरिफाइंग प्रेजेंस, स्टैचू ऑफ गॉड। यही वो स्टैचू है जिसके मीम अब तक हर जगह वायरल है। एंड यही वो मॉन्स्टर है जिसने स्टार्टिंग में जिन्वू को वो ट्रॉमा दिया था और इसी की वजह से जिन्वू की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। और अब शुरू होने वाली है द ग्रेटेस्ट बैटल, जहां जिन्वू को पता चलेगा कि वो कौन है। सीन शुरू होता है एक पॉलिटिकल शोडाउन से, जहां हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मात्सुमोटो साउथ कोरिया आता है और चेयरमैन गोगुनी को एक शॉकिंग ऑफर देता है। वो कहता है कि जेजू आइलैंड के सारे माना क्रिस्टल्स जापान देने को रेडी है, बस उन्हें संग जिन्वू को हायर करने का चांस मिलना चाहिए। ये सुनकर गोगुनी हंस पड़ता है क्योंकि जिन्वू कोई ऐसी चीज नहीं था जिसे खरीदा या कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फिर गोगुनी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो जापानीज लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करता है। और फिर रिवील होता है कि उसे मात्सुमोटो के सारे सीक्रेट्स पता चल चुके हैं। वो एक ब्लैक बॉक्स निकालता है जिसमें प्रूव होता है कि मात्सुमोटो ने खुद अपने हंटर्स को सैक्रिफाइस किया था और इसी वजह से गोटो ryuji और ब्लेड गिल्ड का डिस्ट्रक्शन हुआ था। गोगुनी उस ब्लैक बॉक्स को अपने हाथ में क्रश कर देता है और सिर्फ उस शॉक वेव से ही मात्सुमोटो डर जाता है। गोगुनी बोलता है कि अगर वो चाहे तो मात्सुमोटो की पूरी रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन एशिया में अननेसेसरी केओस अवॉइड करने के लिए वो ऐसा नहीं करेगा। गोगुनी मात्सुमोटो को कहता है कि तुम्हें संग जिन्वू को थैंक्स कहना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है डबल डंजन की तरफ, जहां जिन्वू अभी तक स्टैचू आर्मी के बीच फाइट कर रहा होता है। तभी स्टैचू ऑफ गॉड अपना डेडली लेजर अटैक चार्ज करता है और ये वही अटैक था जिसने पहली बार काउंटलेस हंटर्स को मारा था। लेकिन इस बार जिन्वू पहला वाला वीक हंटर नहीं है, वो डोमिनेटर स्टैचू यूज करता है और डजन्स ऑफ स्टैचूज को फोर्स से खींचकर अपने सामने शील्ड बना देता है और इसी मूवमेंट पर उसकी स्किल इवॉल्व हो जाती है। डोमिनेटर स्टैच बन जाती है अब कमांडर्स अथॉरिटी, या मैं कहूँ डोमिनेटर्स अथॉरिटी। फिर भी लेजर इतना डेंजरस होता है कि जिन्वू को डायरेक्ट अटैक करना पड़ता है। वो ग्रेविटी का यूज करके डायरेक्ट रॉकेट की तरह स्टैचू ऑफ गॉड के शोल्डर तक पहुंच जाता है। पहले वो डीमन किंग्स डैगर से अटैक करता है, लेकिन स्टैचू का आर्मर डैमेज ही नहीं होता। जिन्वू अपने डैगर हटाता है और फिर वो अपने राइट हैंड से इतना ब्रूटल पंच मारता है जिससे स्टैचू ऑफ गॉड का फेस तो क्रैक होता ही है, पर वो पूरा स्टैचू कोलैप्स हो जाता है। वो मॉन्स्टर जिसने फर्स्ट चैप्टर में सबको टेरराइज किया था अब जिन्वू के सामने गिर चुका था। लेकिन टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। वो विंग स्टैचू क्लैप करने लगता है और उसका स्टोन मास्क टूटना स्टार्ट होता है और अंदर से एक पेल ह्यूमन लाइक फेस रिवील होता है और फिर वो अपनी आइडेंटिटी बताता है, मैं हूँ आर्किटेक्ट, यानी वही बीइंग जिसने सिस्टम क्रिएट किया था। और नेक्स्ट सेकंड एक इमरजेंसी कैस्ट एक्टिवेट होता है। जिन्वू के सामने वार्निंग आती है, 10 मिनट्स के अंदर आर्किटेक्ट को डिफीट करो, नहीं करा तो तुम्हारा हार्ट धड़कना बंद हो जाएगा। डबल डंजन के बाहर भी सिचुएशन डेंजरस होती जा रही थी। वो जिनचुल अपनी सर्विलेंस टीम के साथ गेट के पास पहुंचता है, लेकिन गेट से निकलता माना इतना टेरिफिक होता है कि 7 एलीट हंटर्स होने के बाद भी उन्हें लगता है कि अगर वो अंदर गए तो शायद जिंदा वापस नहीं आएंगे। साला अब इनको पता चला जिन्वू कौन है। वो जिनचुल तुरंत इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजता है और चोई जुंगिन और चाइन जैसी एस रैंक हंटर्स को स्टैंड बाय पर बुला लेता है। लेकिन असली बैटल तो अंदर चल रही थी। आर्किटेक्ट फाइनली अपनी फुल पावर रिलीज करता है और उसके विंग्स ट्रांसफॉर्म होके एक्स्ट्रा आर्म्स बन जाते हैं। अब उसके पास एक साथ 8 वेपन्स होते हैं, स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, एक्सेस और हैमर्स। वो इतनी
इतनी स्पीड से अटैक करता है कि शुरू में जिन्वू सिर्फ अटैक्स खाता रहता है और बार बार डंजन की वॉल्स पे टकराता है, लेकिन धीरे धीरे जिन्वू की आंखों में कुछ चेंज होने लगता है। वो आर्किटेक्ट के हर अटैक को रीड करना शुरू कर देता है। अब उसे हर स्वॉर्ड स्विंग, हर स्पीयर थ्रस्ट और हर हैमर स्ट्राइक पहले ही दिखने लगती है और फिर जिन्वू काउंटर अटैक करता है। एक पावरफुल हिट से आर्किटेक्ट के फेस में क्रैक आ जाता है। आर्किटेक्ट भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि इतने सालों में पहली बार किसी ह्यूमन ने उसे इतना पुश किया है। फाइट के बीच जिन्वू उससे क्वेश्चन पूछता है, सिस्टम किसने बनाया, मुझे ही प्लेयर क्यों बनाया और ये सब हो क्या रहा है। लेकिन आर्किटेक्ट सिर्फ इतना बोलता है कि आंसर्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं और मुझे मारने से कुछ नहीं बदलेगा। जिन्वू फिर डोमिनेटर्स अथॉरिटी यूज करता है, लेकिन आर्किटेक्ट भी वही पावर्स यूज कर लेता है। तब रिवील होता है कि वो सिस्टम का क्रिएटर होने की वजह से जिन्वू की एबिलिटीज को परफेक्टली समझता है। आर्किटेक्ट एक और शॉकिंग बात बताता है, उसने जिन्वू को कभी चूज ही नहीं किया था, लेकिन अब जिन्वू कम्प्लीटली अडेप्ट कर चुका होता है। वो आर्किटेक्ट के एक एक आर्म को कट करना शुरू कर देता है और पहली बार आर्किटेक्ट को रियल पेन फील होता है। तब उसे समझ आता है कि जिन्वू को प्लेयर क्यों बनाया गया था। इसी बीच पहले डिस्ट्रॉय हुई सारी स्टैचूज और स्टैचू ऑफ गॉड भी दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन इस बार जिन्वू रुकता नहीं। कमांडर्स अथॉरिटी यूज करके वो स्टैचू को हवा में उड़ा देता है और अपनी फिस्ट नाइटमेयर वाले शील्ड स्टैचू के हेड पे क्रश कर देता है। लास्ट फ्यू सेकंड्स बचे होते हैं और जिन्वू फुल स्पीड से आर्किटेक्ट की तरफ चार्ज करता है। एक ही मूव में उसे ग्राउंड पर गिरा देता है और अपनी डैगर उसके गले पर रख देता है। आर्किटेक्ट समझ जाता है कि बैटल खत्म हो चुकी है। वो सरेंडर कर लेता है और अनाउंस करता है फाइनल टेस्ट कंप्लीट। और इसी के साथ जिन्वू फाइनली उस इंसान को हरा देता है जिसने उसके लिए ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया था। आर्किटेक्ट को हराने के बाद जिन्वू के सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला था। तभी आर्किटेक्ट उसके सामने एक नई नोटिफिकेशन लाता है, हिडन मेमोरीज आर अवेलेबल। जिन्वू कुछ देर सोचता है और फिर एक्सेप्ट बटन दबा देता है। अगले ही सेकंड एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट पूरे रूम को कवर कर लेती है। जब जिन्वू अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाता है जहाँ पर्पल स्काई है और चारों तरफ तबाही और सामने हजारों नहीं लाखों मॉन्स्टर खड़े होते हैं। उनके ऊपर आसमान में एक जायंट ब्लैक गेट लटक रहा होता है जो एक पोर्टल था। वो गेट टूट जाता है और उसके अंदर से सिल्वर आर्मर पहने हुए विंग सोल्जर बाहर आते हैं। ये सोल्जर मॉन्स्टर पर बिना रुके अटैक करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते बैटलफील्ड मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज से भर जाती है। पहले तो लगता है कि सिल्वर सोल्जर्स ये वॉर जीत जाएंगे, लेकिन तभी एक और प्रेजेंस बैटलफील्ड पर उतरती है। ब्लैक आर्मर, एक टेरिफाइंग हॉर्स जिस पे बैठे वॉरियर का ऑरा इतना डेंजरस होता है कि पूरा बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है और वो सिर्फ एक वर्ड बोलता है, अराइज। अगले ही सेकंड जितने भी मॉन्स्टर मरे हुए थे सब शेडोज बनकर दोबारा खड़े हो जाते हैं। जिन्वू ये देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही शेडोज एक्सट्रैक्शन थी जो वो खुद यूज करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मिस्टीरियस वॉरियर मोनार्च डोमेन और डोमिनेटर्स अथॉरिटी भी यूज करता है और एक ही अटैक में काउंटलेस सिल्वर सोल्जर्स को क्रश कर देता है। तब जिन्वू रियलाइज करता है कि ये पावर्स उसकी पावर्स जैसी नहीं बल्कि उसकी पावर्स इसी बीइंग से आई है। ये था दी शैडो मोनार्च। जिस लेवल की पावर वो दिखा रहा था उसके सामने करेंट जिन्वू कुछ भी नहीं लग रहा है। तभी विजन अचानक खत्म हो जाता है और स्टोरी वापस डबल डंजन में आ जाती है। बाहर से वूजिन चुल, चायन और हंटर गिल्ड्स के एस रैंक हंटर फाइनली अंदर एंटर करते हैं। अंदर का सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ ब्रोकन स्टैचूज, स्टैचू ऑफ गॉड की डिस्ट्रॉयड बॉडी और बीच में खड़ा आर्किटेक्ट। चायन इंस्टेंटली फील करती है कि ये माना जिन्वू का नहीं है। आर्किटेक्ट हंटर्स को देखकर गुस्सा हो जाता है और उन्हें सिर्फ अनवांटेड इंसेक्ट्स बोलता है। जब हंटर्स उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो चिल्लाकर बोलता है, साइलेंस, तुम लोग एक किंग की नींद डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये थी, जिन्वू अभी भी विजन के अंदर ही फंसा हुआ है और बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आर्किटेक्ट लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है और एक ही पल में 3 हंटर्स को इंस्टेंटली मार देता है और सब फियर में आ जाते हैं। और आर्किटेक्ट एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, ये स्ट्रॉन्ग ह्यूमन से किंग के पहले सैक्रिफाइस बनेंगे। जिन्वू अभी भी अपनी हिडन मेमोरीज देख रहा होता है और जो वॉर इसके सामने चल रही थी वो उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डेंजरस थी। बैटलफील्ड में एक साथ रेड गेट्स और ब्लू गेट्स ओपन होते हैं और उनके अंदर से अलग अलग क्लैंस बैटलफील्ड में उतर आते हैं। रिकार्डो, पीटोस, इनग्रास, रोकान एंड इवन द रादेर क्लैन। देखते ही देखते पूरा बैटलफील्ड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर से भर जाता है। इसी बीच डबल डंजन के अंदर आर्किटेक्ट का अटैक कंटिन्यू रहता है। चोई जोंग इन बाकी हंटर्स को ऑर्डर देता है कि जितना जल्दी हो सके अपनी इंजरीज
उसको हील करो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, आर्किटेक्ट के समन किए हुए स्टैचूज के पास मैजिक रेजिस्टेंस था। हंटर्स के अटैक्स उन पर ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं कर रहे होते, यहाँ तक कि चाइन के अटैक्स भी उन्हें रोक नहीं पाते। तब चोई समझ जाता है कि अगर कोई सबको बचा सकता है तो वो सिर्फ संग जिनवू है। वो अपने मैजिक से जिनवू को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्किटेक्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। लास्ट सेकंड पर दूसरे हंटर्स उस अटैक को रोक देते हैं और अपनी जान रिस्क में डालकर आर्किटेक्ट को बिजी रखते हैं। उधर चाइन सिर्फ एक चीज पर फोकस करती है, किसी भी तरह जिनवू को होश में लाना, क्योंकि जिनवू अभी भी अपनी मेमोरीज के अंदर था। देखो, एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ूं, मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है, ये एक्सप्लेनेशन मेरी लास्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है कि मैंने तुम्हें एंटरटेन किया है, आई नीड योर सपोर्ट एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि यूट्यूब वालों ने तो मेरा चैनल फ्रीज कर दिया है। कंटिन्यू करूं तो जिनवू अपनी मेमोरीज के अंदर होता है। वो उस लेजेंडरी वॉर को देख रहा होता है और रियलाइज करता है कि अगर उसका करंट वर्जन उस बैटलफील्ड में होता तो शायद 1 मिनट भी सर्वाइव ही नहीं कर पाता। अरे बड़े भैया, ऐसा मत बोलो यार, तुम ही तो हो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वन है, तुम ही ऐसा बोलोगे तो ऐसा कैसे चलेगा। खैर, आगे बढ़े तो संग जिनवू को डीमन क्लैन और बीस्ट क्लैन भी दिखता है। वो बिना किसी फेयर के शैडो आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। पहले जिनवू को लगता है ये मॉन्स्टर्स और रूलर्स के बीच वॉर है, लेकिन फिर उसे शॉकिंग ट्रुथ समझ आता है, ये एक्चुअली एक इंटरनल वॉर थी। तब शैडो मोनार्क आगे किसी और मोनार्क से पूछता है कि हम ये लड़ाई जीत सकते थे, पर तुमने ये बिट्रेयल क्यों किया। आगे से वो मॉन्स्टर हंसता है, मास्क उतारता है और साइड से जिनवू शॉक हो जाता है, क्योंकि मास्क के पीछे का फेस बारान का था, जो कि किंग ऑफ डीमंस है, ऑल्सो द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स। स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जिनवू की मेमोरीज धीरे धीरे फेड होने लगती है और उसी वक्त वो एक अनबिलीवेबल चीज देखता है। वो खुद को शैडो मोनार्क की बॉडी में देखता है और उसके अपने हर्ट के बिल्कुल पास दिखाई देता है उसे एक ब्लैक हर्ट, और वो अपने पीछे रूलर्स के बिग आर्मी को देखता है। और इसी के साथ हिडन मेमोरी एंड हो जाती है। चैप्टर की शुरुआत होती है उस मेमोरी से जहां जिनवू फाइनली प्रीवियस शैडो मोनार्क की पावर इनहेरिट करता है और उसके अंदर ब्लैक हर्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। ये वही ब्लैक हर्ट था जो उसे ऑलमोस्ट अनलिमिटेड माना देने वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड स्टोरी वापस प्रेजेंट में डबल डंजन के अंदर आ जाती है। आर्किटेक्ट अब भी हंटर्स का मजाक उड़ा रहा होता है। चाहेन उस पर फुल स्पीड से अटैक करती है, लेकिन आर्किटेक्ट सिर्फ एक मूव में उसका अटैक रोक देता है और उसे बुरी तरह इंजर कर देता है। वो सबको वार्निंग देता है कि नॉर्मल ह्यूमन वेपन्स उस पर या इन स्टैचूज पर कभी काम नहीं करेंगे। तब चॉय जुंगिन डेस्परेट होकर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिक यूज करता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद जिनवू फाइनली उठ जाए। तो फिर आर्किटेक्ट चाहेन पे अटैक करता है और इस बार आर्किटेक्ट को फील होता है एक शैडो। आर्किटेक्ट फिर हंटर से पूछता है, तुम लोग इस इंसान के लिए अपनी जान क्यों दे रहे हो। तब चाहेन बताती है कि हम जिनवू के दोस्त हैं। इसके बाद आर्किटेक्ट चाहेन की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हें छोड़कर मैं तुम सबको मार दूंगा, पर तुमको देखने को मिलेगा ग्रेटेस्ट मोनार्क का बर्थ। लेकिन तभी एक जबरदस्त इम्पैक्ट पूरे टेम्पल में फील होता है और जिनवू फाइनली अपनी आंखें खोलता है और बिना 1 सेकंड वेस्ट किए आर्किटेक्ट के मुंह पर इतना पावरफुल पंच मारता है कि वो सीधा हवा में उड़ जाता है। आर्किटेक्ट डिसबिलीफ में सिर्फ एक ही बात बोल पाता है, इम्पॉसिबल, तुम किंग नहीं हो। ब्लैक हर्ट तो अब तुम्हारे अंदर धड़क रहा है। तब जिनवू भी रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी में जो स्ट्रेंज माना सर्कुलेट हो रहा था वो इसी ब्लैक हर्ट की वजह से है। अब जिनवू आर्किटेक्ट से सीधा सवाल पूछता है, तुम मेरे सिलेक्शन के अगेंस्ट क्यों थे और तुम्हारा असली प्लान क्या था। आर्किटेक्ट इसका आंसर देने की बजाय मोनार्क ऑफ शैडोज पे गुस्सा दिखाता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम्हें क्या लगता है दूसरे मोनार्क इस बात से शांत बैठने वाले हैं। पर जिन्नू टोटली अपना ऑरा फार्मिंग करते हुए आर्किटेक्ट से सीधा बोलता है, मेरे आंसर्स दो। आर्किटेक्ट बोलता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये पपेट्स यहाँ सारे हंटर्स को मार देंगे। बट जिन्नू इसके रिप्लाई में सीधा बोलता है, क्या हो अगर मैं तुझे पहले मारूं और फिर तेरे सारे पपेट्स को। फिर आर्किटेक्ट बोलता है, अगर तूने मुझे मार दिया तो ये सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। फिर जिन्नू हंसता है और बोलता है, तो इसका मतलब मैं ई रैंक हंटर बन जाऊंगा। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। और जिन्नू बताता है, इवन दो अगर मैंने क्रिएटर को खत्म भी कर दिया पर सिस्टम फॉल नहीं करेगा। आर्किटेक्ट और गुस्से में आ जाता है और वो पूरी कोशिश करता है सिस्टम को मैनुअली खत्म करने की, बट संग जिन्नू सिस्टम को ही कंट्रोल कर लेता है और आर्किटेक्ट से बोलता है, आई विल स्वॉलो द होल सिस्टम। आर्किटेक्ट इससे पहले कि कुछ कर पाता, संग जिन्नू अपने डैगर से आर्किटेक्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जाते जाते आर्किटेक्ट कह देता है, डेथ विल डेफिनेटली कम फॉर यू एंड जिन्नू स्टिल ऑरा फार्मिंग। मैं अपने YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ एवरी संडे एंड वेडनेसडे एट 9 PM, जहाँ हम अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। सो लाइव स्ट्रीम में जुड़ना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं।